मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। अभ्युदय कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बायो की क्लास में हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी शब्द का मतलब समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली इज इंटीग्रेशन मतलब कॉम्बिनेशन है इसका बायोलॉजी का एंड टेक्नोलॉजी का। हमें वर्ड से ही समझ आ रहा है कि बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी शब्द का कॉम्बिनेशन है, इंटीग्रेशन है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो टेक्निक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है? टेक्निक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो मेनली किससे कंसर्न करती है? बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स के साथ, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुए हमारे, एनिमल, प्लांट, सेल, माइक्रोब्स एंड देयर एंजाइम्स। क्यों कर रहे हैं हम इसका यूज? फॉर द ह्यूमन वेलफेयर एंड ह्यूमन नीड, बेनिफिट फॉर द ह्यूमन के बेनिफिट के लिए हम ये सब चीजें कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं इन सब चीजों को हम? बाय जीन मैनिपुलेटिंग, बाय मैनिपुलेशन ऑफ द जीन। अब जीन मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? जीन मैनिपुलेशन का मतलब जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग मतलब हम उस जीन में कोई चेंज कर रहे हैं, उस जीन में हम कुछ कट कर रहे हैं, कुछ रिमूव कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से हम जीन को क्या कर रहे हैं? मैनिपुलेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम जीन को मैनिपुलेट? ताकि हम ह्यूमन वेलफेयर की का बेनिफिट कर सकते हैं, ह्यूमन नीड में बेनिफिट ला सकते हैं, सराउंडिंग इन्वायरमेंट को बेनिफिट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी क्या है? हमारी एक टेक्निक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सबसे पहले जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म है वो किसने दिया था? कार्ल इरकी ने। कार्ल इरकी ने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी शब्द दिया था। कब दिया था? इन 1917 में। इसको याद रखना आप कि सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी शब्द जो है वो कार्ल इरकी ने दिया था 1917 में। ओके, हम बहुत सालों से बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते आ रहे हैं। हम अपनी डेली लाइफ में बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी का अपनी डेली लाइफ में? जैसे हम खमीर जानते हो ना, खमीर, ईस्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं हम, ईस्ट बना रहे हैं, ठीक है, या डोसा बना रहे हैं, ठीक है, उत्तपम बना रहे हैं, या कर्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दही जमा रहे हैं। दही जमाने के लिए हम कौन से माइक्रोब्स का यूज करते हैं? लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस। तो दही जमाने के लिए हम कौन से माइक्रोब का यूज करते हैं? लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस। तो बेसिकली हमने अब यही समझा है कि बायोटेक्नोलॉजी शब्द का मतलब क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी एक इंटीग्रेशन है बायोलॉजी का एंड टेक्नोलॉजी, मतलब दो शब्द से मिलकर बना हुआ है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी शब्द जो है वो किसने दिया था? वर्ड वाज कॉइन्ड बाय कार्ल इरकी। कब दिया था? 1917 में दिया था। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? टेक्निक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसमें हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी यूज करते हैं ताकि हम डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर सके। क्यों करना है हमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन? ताकि हम बेनिफिट ला सकते हैं ह्यूमन नीड्स में, ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, ये हमने जाना कि बायोटेक्नोलॉजी शब्द का मतलब क्या होता है। फिर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इसको फुल फॉर्म भी याद रखना, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये एक ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी की जिसने डिफाइन किया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी को। कैसे डिफाइन किया हुआ है कि इसका डिफाइन किया कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इंटीग्रेशन है नेचुरल साइंस का विद एनिमल साइंस। सो डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी एज इंटीग्रेशन। किसके साथ इंटीग्रेशन है? इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। किसके साथ? विद ऑर्गेनिज्म, सेल, पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉजीज फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसको एज इट इज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है।
कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है, EFB का फुल फॉर्म, E फॉर यूरोपियन, F फॉर फेडरेशन, B फॉर बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कैसे डिफाइन किया हुआ है इन लोगों को इसमें कि ये क्या है, इंटीग्रेशन है इसका नेचुरल साइंस का विथ इसके साथ ऑर्गेनिज्म, सेल एंड मॉलिक्यूलर एनालॉजीज फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल्स की, ठीक है। सो देयर आर टू कोर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। सो दो प्रिंसिपल हैं बायोटेक्नोलॉजी के, पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है हमारा बायोप्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है हमारा, सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, हम ऑल्टर कर देते हैं पूरे जीनोम को, लिविंग जीनोम को इसमें हम क्या कर देते हैं, ऑल्टर कर देते हैं। इसमें हम मैनिपुलेट कर देते हैं जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है। मैनिपुलेशन का मतलब मैंने बताया था कि मैनिपुलेशन मतलब चेंज कर देना। तो इसमें क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम ऑल्टर कर देते हैं या मैनिपुलेट कर देते हैं पूरे लिविंग जीनोम को, ठीक है, जिससे हम उसका फर्दर यूज कर सके मेडिकल्स एंड अदर इंडस्ट्रीज में। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, अब हम अगर बात करते हैं, अभी मैंने बोला कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या कर रहा है, ऑल्टर कर रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है इसमें जेनेटिक मटेरियल। अब हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। एज वी नो दैट डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। जो किसने दिया है हमारा डीएनए मॉलिक्यूल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, वॉस्टन एंड क्रिक। तो वॉस्टन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। अगर हम सिर्फ इसके इतने डीएनए के इतने से सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीन। वी नो दैट जीन क्या है हमारा, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का ही सेगमेंट है, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट ही हमारा क्या है, जीन है। तो ये हमारा जीन है, जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। इसको हम क्या बोल सकते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोल सकते हैं हम इसको, जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं, इसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं। अब हमें इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना है किसी बैक्टीरिया में, ठीक है। हमें इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना है। अब हमें जब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने के लिए, हम डायरेक्टली ट्रांसफर तो नहीं कर पाएंगे, अब हमें ट्रांसफर करने के लिए किसी वेक्टर की आवश्यकता होगी, ठीक है। वेक्टर क्या है, अब वेक्टर क्या है, वेक्टर एक हमारा व्हीकल है, ठीक है, एक माध्यम है, एक जरिया है जिसके थ्रू हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के पास क्या है हमारा, प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल, ठीक है। ये प्लाज्मिड है और बैक्टीरिया का एक और जेनेटिक मटेरियल है। फिर हम यहाँ पे दो एंजाइम्स का यूज करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड लाइगेज, जो हमारे जीन को और प्लाज्मिड को कट करेंगे, फिर इंसर्ट करेंगे और फिर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। इतनी बात समझ में आई। हम बायोटेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। देयर आर द टू कोर प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है बायोप्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या कर रहे हैं हम, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम ऑल्टर करते हैं लिविंग सेल के जीनोम को, ठीक है, जिसमें हम जीन मैनिपुलेशन कर रहे हैं किसका, जेनेटिक मटेरियल का, लाइक डीएनए और आरएनए। वही बात मैंने की यहाँ पे कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, डीएनए सेगमेंट ऑफ, जो सेगमेंट है हमारा डीएनए का उसको हम क्या बोल रहे हैं, जीन। सपोज करो ये हमारा सेगमेंट जो है डीएनए का, जीन जो कोड करता है किसको, इंसुलिन को। हमें पता है इंसुलिन कौन सी सेल्स बनाती हैं, पेनक्रियास सेल्स। पेनक्रियास सेल्स सिंथेसाइज करती है इंसुलिन हार्मोन को। तो जो पेनक्रियास सेल्स कौन सी सेल्स करती है, पेनक्रियास की भी बीटा सेल्स, ठीक है। तो ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ जाके क्या बना देगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम फर्दर स्टडी करेंगे। अब दूसरा प्रोसेस जो है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, वो क्या है हमारा, बायोप्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। इसको हम और भी क्या बोलते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग मतलब क्या हुआ, अब वर्ड से समझ आ रहा है कि यहाँ पे हम किसी केमिकल का यूज कर रहे हैं।
मतलब हमें यहाँ पे कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए जब हम किसी चीज को लैब में प्रिपेयर करें। मतलब हमें सारी कंडीशन यहाँ पे कैसी चाहिए, स्टेराइल चाहिए। हम सिर्फ ओनली यहाँ पे डिजायर्ड जीन को ही बना रहे हैं, जो हमारा अनडिजायर्ड जीन है उसको हमें नहीं चाहिए। हमें कोई भी यहाँ पे फंगस, पैथोजेंस या अदर माइक्रोब्स की ग्रोथ को नहीं चाहिए, उसको हमें क्या करना है, रोकना है, ताकि हम कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट का यूज कर सकें। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो सिर्फ हमने यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल की बात की है। दो हमारे प्रिंसिपल है बायोटेक्नोलॉजी के, पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है हमारा बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने समझा कि हम यहाँ पे ऑल्टर कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल को, इट में भी डीएनए और आरएनए। उस डीएनए के सेगमेंट को हम जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल रहे हैं, जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसी बैक्टीरिया में। ट्रांसफर हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसको ट्रांसफर करने के लिए हमें किसी वेक्टर की आवश्यकता होगी, किसी माध्यम या किसी जरिया चाहिए पड़ेगा जिसके थ्रू हम अपने जीन को किसी होस्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग को हम केमिकल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या चाहिए, कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए हमें अपनी लैब में, ताकि हम प्रॉपर ग्रोथ करा सकें जो हमारा लैब वर्क। अब हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सबसे पहले बताया था किसने, हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनली कोहेन इन 1972। इसको जरूर याद रखना, हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनली कोहेन ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट थ्योरी को बताया। कब बताया, कौन सी ईयर में, 1972। सबसे पहले हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जैसे वर्ड से समझ आ रहा है, रिकॉम्बिनेशन दो चीजों से मिलकर बना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो हमारा सोर्स है टू कंपोनेंट का। कौन से दो सोर्स है कंपोनेंट का, फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए। फॉरेन डीएनए, वेक्टर डीएनए। अब फॉरेन डीएनए क्या होता है और वेक्टर डीएनए क्या होता है, पर समझते हैं इसके बारे में हम। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम और क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बोलते हैं हम काइमेरिक डीएनए, काइमेरिक डीएनए। और हम इसको बोलते हैं हेट्रोलॉगस डीएनए। और हम इसको बोलते हैं हेट्रोडुप्लेक्स डीएनए। ठीक है, तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो किसने दी है, हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनली कोहेन ने दी है। कब, 1972 में दिया हुआ है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है हमारा, फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम और क्या बोलते हैं, काइमेरिक डीएनए, हेट्रोडुप्लेक्स डीएनए और हेट्रोलॉगस डीएनए। अब ये है हमारा फॉरेन डीएनए। ये क्या है हमारा फॉरेन डीएनए, और ये है हमारा क्या, वेक्टर। ये हमारा फॉरेन डीएनए और ये है हमारा वेक्टर डीएनए। यहाँ पे हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज करेंगे। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर द मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर मतलब जो हमारे जीन को, डीएनए को कट करने में हेल्प करते हैं, वो होते हैं हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसको हम टूल्स पढ़ेंगे जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए के, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हमारा फॉरेन डीएनए है, ये हमारा वेक्टर डीएनए है। अब यहाँ पे हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज कर रहे हैं, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज कर रहे हैं टू कट बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए। फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए दोनों को कट करने के लिए हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज कर रहे हैं। जब हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यहाँ पे यूज किया तो हमें यहाँ पे फ्रेगमेंट्स दिखने लगे। फॉरेन डीएनए क्या हो गया, यहाँ पे कट हो गया, तो यहाँ पे हमें फ्रेगमेंट्स दिखने लगे किसके, फॉरेन डीएनए के। ऐसे हमारा
वेक्टर डीएनए में कट लगा तो हमें वेक्टर डीएनए भी कैसा दिखने लगा, ऐसा दिखने लगा, यहाँ पे कट लग गया हमारा। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कौन सा एंजाइम, एंजाइम लाइगेज। अब यहाँ पे हमारा एंजाइम आएगा कौन सा, लाइगेज एंजाइम आके काम करेगा। लाइगेज कौन सा एंजाइम होता है, जो जोड़ने का काम करता है। लाइगेज जो है वो दो चीजों को जोड़ने का काम करता है। जैसे हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो मॉलिक्यूलर सीजर है, जो काटने का काम करता है, वैसे ही हमारा जो डीएनए लाइगेज है वो जोड़ने का काम करता है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू। इसको हम क्या बोलेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर। तो ये क्या करेगा, वेक्टर डीएनए को फॉरेन डीएनए के साथ इस तरीके से जोड़ देगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब हमारे कॉम्बिनेशन टू सोर्सेस से बना है। कौन कौन से दो सोर्सेस से बना है, फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, वेक्टर डीएनए, सॉरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी अब होस्ट में ट्रांसफर करेंगे। अब किसी हम बैक्टीरिया में ट्रांसफर करेंगे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। जिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिस बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट। तो ये हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो हमारे होस्ट में एंटर कर चुका है। ठीक है, अब ये होस्ट में एंटर कर गया, फिर ये जो है आगे जाके और दो कॉलोनीज में धीरे धीरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बना है इसकी क्या होने लगेगी, मल्टीपल कॉपीज बनने लगेगी, जिससे हम वेरिएशंस ला सकते हैं, जिससे हम इसकी प्रोजेनी को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए अब हमारे यहाँ पे बन गया। फिर जो साइंटिस्ट थे हमारे कौन से, हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनली कोहेन, इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। किसका एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, ये एक बैक्टीरिया का एक्सपेरिमेंट किया। कौन से बैक्टीरिया का एक्सपेरिमेंट किया, साल्मोनेला टिम्फिम्यूरियम। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सपोज करो ये बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है ये हमारा, साल्मोनेला टिम्फिम्यूरियम। ये बैक्टीरिया है, इसके पास खुद का ओन जेनेटिक मटेरियल है। ओके, और इसके पास क्या है, प्लाज्मिड। अभी मैंने बताया प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, ये प्लाज्मिड है। तो ये क्या है हमारा प्लाज्मिड, और ये उसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, फिर उन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ली। यहाँ पे इन्होंने क्या लिया, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो ये क्या है हमारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, वही प्रोसेस करेंगे जो हमने अभी किया। इस बैक्टीरिया से हम क्या करेंगे, प्लाज्मिड लेंगे। ये हमारा प्लाज्मिड है। ठीक है, इससे हम अपने जीन को लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने अभी बताया क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर द मॉलिक्यूलर सीजर्स, जो कट करने का काम करेंगे। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे टू कट द प्लाज्मिड एज वेल एज द जीन। हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को कट करेगा ये। जब ये कट कर देगा तो हमारा जो प्लाज्मिड है और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इस तरीके से कंबाइन हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा आरडीएनए, मतलब ये क्या बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये क्या बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम ट्रांसफर कर रहे हैं इसमें इकोलाई में। हमने इकोलाई में ही क्यों ट्रांसफर किया इसको, क्योंकि जो बैक्टीरिया है ये कुछ सिमिलरिटी शो करता है विद इकोलाई के साथ। तो हमने जो हमारा आरडीएनए है
कट करने के बाद, सॉरी मैं यहाँ एक एग्जाम बताना भूल गई हूँ, लाइगेस। यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज किया था हमने, यहाँ पे लाइगेस एंजाइम यूज किया था, जब जाके हमारा प्लाज्मिड के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, जुड़ा। ठीक है, जब लाइगेस एंजाइम आ गया, जब जाके हमारा प्लाज्मिड से जीन ऑफ इंटरेस्ट कंबाइन हुआ, ये हमारा बन गया आरडीएनए। फिर हमने इस आरडीएनए को ट्रांसफर कहाँ करवाया, ई कोलाई में। तो ये हमारा जो आरडीएनए है वो ई कोलाई में ट्रांसफर हो गया। ये जब ट्रांसफर हो गया ई कोलाई में, तो हमने अभी बोला कि जो प्लाज्मिड है उसके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि इसके पास खुद डिवाइड करने की क्षमता है। तो ये क्या करेगा, अपनी प्रोजेनी को बढ़ाएगा। ठीक है, ये प्रोजेनी को मेंटेन करेगा, तो ये अपने कॉपी नंबर को क्या करता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा। मतलब एक प्लाज्मिड था अभी, फिर हमारे क्या हो गए, 2 प्लाज्मिड बन गए, 3 प्लाज्मिड बन गए। ठीक है, ऐसे ऐसे नंबर्स ऑफ कॉपीज हमारी बढ़ती गई। तो ये है हमारी पूरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो हमने क्या पढ़ा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो हमारे 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो किसने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, हार्बर्ट बॉयर एंड स्टैनली कोहेन ने दिया था। कब, 1972 में दिया था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम और क्या बोलते हैं, हेटेरोलॉगस डीएनए, हेटेरोडुप्लेक्स डीएनए एंड काइमेरिक डीएनए। फिर इन्हें जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो साइंटिस्ट थे हार्बर्ट बॉयर एंड स्टैनली कोहेन, इन्हें क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्हें एक बैक्टीरिया लिया साल्मोनेला टिम्फिनोरियम और एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया। फिर इन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरिया था उसके पास प्लाज्मिड था, ओन जेनेटिक मटेरियल था। प्लाज्मिड में और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया और उनमें कट लगवाया। कट लगने के बाद हमने डीएनए लाइगेस एंजाइम का यूज किया, जो प्लाज्मिड और हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ कंबाइन हो गया। जब हमारे ये दोनों कंबाइन हुए तो ये क्या बन गया, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर हमने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करवाया, कहाँ पे, होस्ट में, ई कोलाई में हमने ट्रांसफर करवाया। अब जब ई कोलाई में ट्रांसफर हो गया तो इसके पास ये डिवीजन की कैपेबिलिटी शो करने लगा, ये बहुत सारी प्रोजेनीज बनाने लगा। इस तरीके से ये अपनी प्रोजेनी को मेंटेन कर रहा है और बहुत सारे वेरिएशंस ला रहा है जीन में। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी टूल्स हमने यूज किए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में हमने कौन कौन से टूल्स का यूज किया। ठीक है, तो टूल सबसे पहले हमने यूज किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने बात की, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं, जो हमारे जीन को कट करने में हेल्प करते हैं। दूसरा हमारा टूल जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, वो क्या है हमारा, लाइगेसेस। लाइगेस, ठीक है, लाइगेस क्या है हमारा, मॉलिक्यूलर ग्लू, जो हमारे जो जोड़ने का काम करता है, 2 चीजों को जोड़ने का जो काम करता है वो कौन सा है, लाइगेस। फिर हम बात करेंगे वेक्टर्स। वेक्टर हमने पढ़ा व्हीकल, जो हमारे जीन को होस्ट में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। चौथा हम क्या पढ़ेंगे, होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो कौन कौन से टूल्स हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। पहला है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा है लाइगेस, तीसरा है वेक्टर और चौथा है होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में न्यूक्लियसेस की। न्यूक्लियसेस आर द एंजाइम दैट क्लीव द न्यूक्लिक एसिड। वर्ड से समझ आ रहा है, न्यूक्लियसेस मतलब जो एज, मैंने बताया था कि एज वर्ड जहाँ पे भी आता है वो क्या होता है, एंजाइम। ठीक है, तो न्यूक्लियसेस ऐसे एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड को कट करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियसेस 2 टाइप के हमारे, एक एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा है एंडोन्यूक्लियस। इसमें भी वर्ड से समझ आ रहा है, एक्सो मतलब जो बाहर से कट लगाएगा, एंडो मतलब जो अंदर से कट लगाएगा। एक्सोन्यूक्लियसेस क्या होते हैं, एक्सोन्यूक्लियसेस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए।
हमें पता है ये हमारा डीएनए है, ठीक है, ये हमारा डीएनए है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये जो है हमारा एक्सोन्यूक्लियस है, रिमूव क्या कर रहा है न्यूक्लियोटाइड का फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए। जो एंड है, लास्ट पार्ट जो है डीएनए का, यहाँ से कट कर रहा है हमारे, ठीक है। तो एक्सोन्यूक्लियस जो बाहर से कट कर रहे हैं वो हमारे क्या है, एक्सोन्यूक्लियस है, जो रिमूव कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड को फ्रॉम द एंड से, एंड पॉइंट से जो कट कर रहे हैं वो एक्सोन्यूक्लियस है। और जो एंडोन्यूक्लियस है वे कट बिटवीन द डीएनए मॉलिक्यूल्स, मतलब जो डीएनए के बीच से कट कर रहे हैं वो क्या है हमारे एंडो, एंडो मतलब अंदर से कट कर रहे हैं जो, वो क्या है हमारे एंडोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस क्या है, मे कट विथ इन द डीएनए मॉलिक्यूल। तो न्यूक्लियस ऐसे एंजाइम है जो कट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लियस दो टाइप के हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस रिमूव करते हैं न्यूक्लियोटाइड को फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए, और एंडोन्यूक्लियस क्या है, जो कट करते हैं हमारे बिटवीन, बीच से जो कट करते हैं वो है हमारे एंडोन्यूक्लियस, और जो साइड से कट करते हैं वो है हमारे एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जितने भी बैक्टीरिया हैं सबके पास डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, अपने आप को बचाने की मैकेनिज्म है हर बैक्टीरिया के पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम में हम दो चीजें पढ़ेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, कट करेंगे स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस पे, ठीक है, स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अभी हम बात करेंगे कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस पे ही कट करेंगे। मॉडिफिकेशन एंजाइम क्या है, मिथाइलेज, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन एंजाइम क्या करता है, ये मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है रिकॉग्निशन साइट पे, जिससे कि वो अपने ओन डीएनए को प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि वो क्लीव ना हो सके, ठीक है। ये हमारा बैक्टीरियोफाज। और बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं, बैक्टीरियोफाज वायरसेस दैट अटैक द बैक्टीरिया, ठीक है, वो होते हैं हमारे बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज ने जब बैक्टीरिया पे हमला किया बोल सकते हैं, तो जब बैक्टीरियोफाज ने इंटरेक्ट किया बैक्टीरिया के साथ, तो इसने अपना जो जीन है, जो अपना डीएनए है, उसको इसने क्या कर दिया, इंटर कर दिया बैक्टीरिया के अंदर। तो वही पहला पॉइंट क्या है हमारा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लीव द इनकमिंग फेज डीएनए एट रिकॉग्निशन साइट, ठीक है। तो जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है जो बैक्टीरिया में इंटर हो रहा है, वहां पे क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो इनकमिंग फेज डीएनए, जो इनकमिंग जो बैक्टीरियोफाज से जो डीएनए आ रहा है उसको क्या कर देते हैं, कट कर देंगे, कहाँ से, एट रिकॉग्निशन साइट से, ठीक है। उसको रिकॉग्निशन साइट से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट कर दिया फेज डीएनए को, जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए उसको कट कर दिया, ठीक है। अब अदर एंजाइम डिग्रेड द फेज डीएनए इनटू द स्मॉलर फिगमेंट, ठीक है। कुछ दूसरे एंजाइम जो हैं उन्होंने इस बैक्टीरियोफाज के डीएनए को फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर तीसरा क्या है कि मिथाइल ग्रुप एट द रिकॉग्निशन सीक्वेंस। अब जो खुद बैक्टीरिया का जो डीएनए है, जो बैक्टीरियल होस्ट का डीएनए है, ये उसने क्या किया, उसके पास उसने क्या किया, मिथाइल ग्रुप एट द रिकॉग, इसने अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे क्या कर दिया, मिथाइल ग्रुप मतलब CH3 ग्रुप को ऐड कर दिया, कहाँ पे, रिकॉग्निशन साइट पे, ठीक है। जिससे क्या हो गया, ब्लॉक द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल डीएनए फ्रॉम बीइंग क्लीव्ड, जिससे कि बैक्टीरियल डीएनए टूटने, कट होने से बच गया, किससे, बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। ये हमारी बैक्टीरियल की सेल है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया अपने डीएनए को कट होने से बचाते हैं बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, बाय मॉडिफिकेशन ऑफ द एंजाइम, बाय एडिंग द मिथाइल ग्रुप टू इट्स ओन डीएनए। इसने अपने डीएनए पे क्या किया, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया, जिससे कि रिकॉग्निशन एंजाइम जो है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, उसने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ब्लॉक हो गया तो कट कौन करेगा, तो जो बैक्टीरिया का डीएनए क्या होगा, वो
प्रोटेक्टेड हो गया। इस तरीके से बैक्टीरिया ने सेल्फ डिफेंस किया, इसलिए सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है बैक्टीरिया का। तो क्या पढ़ा हमने इसमें? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइड, मॉडिफिकेशन एंजाइम। दो चीजें हैं इसमें। रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन क्या कर रहे हैं? स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट कर रहे हैं डीएनए के, और मॉडिफिकेशन एंजाइम क्या कर रहे हैं? मिथाइल ग्रुप का एडिशन करा रहे हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले जो बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? ऐसे वायरसेस दैट अटैक द बैक्टीरिया, वो होते हैं हमारे बैक्टीरियोफाज। ठीक है, तो बैक्टीरियोफाज का जीनोम एंटर किया हमारे बैक्टीरिया में, वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इनकमिंग फेज डीएनए को आइडेंटिफाई किया, उसके रिकॉम्बिनेशन साइट को आइडेंटिफाई किया और उसको कट कर दिया। ठीक है, फिर अदर कुछ एंजाइम्स थे, उन्होंने उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया। लेकिन जो बैक्टीरियल का डीएनए है उसको क्यों नहीं तोड़ पाए? क्योंकि उसके ऊपर क्या है? मॉडिफिकेशन है। कैसा मॉडिफिकेशन है? उसके डीएनए पे मिथाइलेशन है। मिथाइलेशन मतलब मिथाइल ग्रुप का एडिशन है। तो मिथाइल ग्रुप एट द रिकॉग्निशन सीक्वेंस, रिकॉग्निशन सपोज करो इतना हमारा रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, उस रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे क्या है? हमारा मिथाइल ग्रुप एडिशन है। मिथाइल ग्रुप एडिशन है तो वो क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यू नो दे आर द मॉलिक्यूलर सीरियल जो कट करने का काम करते हैं, एंड प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल डीएनए फ्रॉम बीइंग क्लीव्ड। तो वो बैक्टीरिया के डीएनए को टूटने से या कट होने से बचा देते हैं बाय द मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये हमारा बैक्टीरिया का डीएनए हो, ये हमारी बैक्टीरिया की सेल है। तो इस तरीके से हमारा जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है? सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म करता है। अलग अलग बैक्टीरिया के पास अपनी अपनी सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होती है। ये हमने डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ा बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिसको हम लेफ्ट टू राइट कैसे भी पढ़ें उनका सेम मीनिंग होगा। जैसे हम अगर एग्जांपल पढ़ते हैं मल या लम, चलिए ठीक है, स्पेलिंग इसको हम ऐसे पढ़ें MELYALAM, हम इसको ऐसे पढ़ें MEL, गलत हो गया, MEL MELAYALAM, तो चाहे हम इसको ऐसे पढ़ें और चाहे हम इसको ऐसे पढ़ें, इसका एक ही मीनिंग। जैसे हम मैडम, चाहे हम इसको ऐसे पढ़ें तब भी MADAM पढ़ेंगे, चाहे हम इसको ऐसे पढ़ें तब भी MADAM पढ़ेंगे। जैसे नितिन, इसको हम चाहे ऐसे पढ़ें और चाहे हम इसको ऐसे पढ़ें NITIN, चाहे हम इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसको अगर ऐसे पढ़ते तब भी वही सीक्वेंस आ रहा है, चाहे हम इसको इस तरीके से 5 प्राइम टू 3 प्राइम सीक्वेंस पढ़ते हैं तब भी ये सीक्वेंस वही आ जाता है। तो ये हमारे क्या होते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब हम पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का? जैसे हम बात करते हैं एग्जांपल इको R1 का, इको R1। तो इको R1 सोर्स क्या है हमारा? E फॉर होता है हमारा इशर्शिया, C फॉर कोलाई, R फॉर स्ट्रेन टाइप, कौन सा स्ट्रेन है? RY30 स्ट्रेन, एंड I फॉर ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो इशर्शिया, E फॉर इशर्शिया। डिस्क्रिप्शन में क्या बोलेंगे हम? इशर्शिया क्या है हमारा? जेनेरिक नेम ऑफ बैक्टीरियम, ये हमारा जेनेरिक और जीनस ऑफ द बैक्टीरियम। दूसरी बात है कोलाई,
कोलाई क्या है हमारा? स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। RY13 ये क्या हमारा? स्ट्रेन है बैक्टीरिया। और जो हमारा 1 है ये हमारा ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन है। ये क्या है हमारा? ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट बैक्टीरिया। तो हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया जिसका ई कोलाई का। तो ये हमारा क्या है? नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, जिसमें हमने एग्जाम्पल किसका लिया? ई कोलाई का। इको R1, ठीक है। इको R1, E फॉर एशेरिया, C फॉर कोलाई, R फॉर स्ट्रेन ऑफ दैट बैक्टीरिया, I फॉर मतलब ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब फर्स्ट आइडेंटिफाइड हुआ है ये। तो E फॉर एशेरिया, एशेरिया का हमारा जेनेरिक नेम ऑफ बैक्टीरियम, कोलाई क्या है? स्पीसीज ऑफ द बैक्टीरियम, RY13 क्या है? स्ट्रेन है उस बैक्टीरिया का, और I फर्स्ट जो है वो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन है बैक्टीरिया का। जैसे मैं एक एग्जांपल और देती हूँ, जैसे हम बात करते हैं HindIII, इसको कैसे आप नॉमेनक्लेचर करोगे? जैसे हमने इको R1 का नॉमेनक्लेचर किया है इस वे में, तो हम HindIII का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? जैसे हिंड, H फॉर हीमोफिलस, ये क्या है हमारा? हीमोफिलस, ठीक है। इन फॉर इन्फ्लुएंजा, और थर्ड क्या है हमारा? ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अब हम बात करते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हमारे ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जिनको हम राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट कैसे भी रीड करें, उनका मीनिंग क्या होगा? सेम होगा। यही लिखा हुआ है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस refers to the word which read the same from left to right। हम उनको सेम रीड कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट अगर रीड कर रहे हैं तब भी वही सेम रीड करेंगे, या राइट टू लेफ्ट रीड करेंगे तब भी उसको सेम रीड करेंगे, एंड वाइस वर्सा। जैसे एग्जांपल मलयालम, MAYALAM, अगर हम इसको ऐसे रीड करते हैं तब भी हम उसको ऐसे रीड करेंगे, या हम इसको ऐसे रीड करते हैं तब भी हम उसको ऐसे रीड करेंगे, MALAYALAM। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिया हमने मैडम, मैडम M, तो हम इसको लेफ्ट टू राइट अगर रीड करें MADAM, ऐसे रीड किया तब भी हमने वही पढ़ा, या फिर हम इसको राइट टू लेफ्ट अगर रीड करते हैं MADAM, मैडम। तो ये हमारे क्या होते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं। जैसे हम दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमने लिया नितिन, तो हम इसको अगर ऐसे जब पढ़ेंगे तो NITIN, हम इसको अगर ऐसे पढ़ें तब भी NITIN, नितिन। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं, जिनको हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट अगर रीड करेंगे तो उनका जो वर्ड होगा, मीनिंग होगा, वो क्या होगा? सेम होगा। अब यहाँ पे हम अब ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं वो हमारे 4 to 8 बेस पेयर में होते हैं, मतलब 4 से 8 बेस पेयर तक के हमारे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हो सकते हैं। अब हमारा एक एग्जांपल है SMA1, समावन। समावन क्या है? समावन के पास उसका खुद एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है CCCGGG। तो हम इसको अगर ऐसे रीड कर रहे हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो इसको कैसे रीड करेंगे? CCCGGG। अगर हम इसको ऐसे रीड करें 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो इसकी जगह जी की जगह आएगा C, तो उसको ऐसे रीड करेंगे CCCGGG। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं? अब रिस्ट्रिक्शन इन टाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर उसके बाद उसको कट कर देते हैं। तो ये क्या है? हमारा समावन का स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, जिसको क्या कर देंगे? रिस्ट्रिक्शन इन टाइम, इसको यहाँ से क्लीव कर देंगे, कट कर देंगे। तो ये हमारे सारे क्या होते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। अब हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन
एंडोन्यूक्लियस के मोड ऑफ एक्शन की। अब हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो काम कैसे करता है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्कैन द डीएनए। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम हमने पढ़ा था, टूल्स में पढ़ा था रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बना रहे थे तो उसमें क्या करता है, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्कैन करेगा पूरे डीएनए को स्कैन करेगा फॉर सर्टेन स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ पे क्या कर रहा है, स्कैन कर रहा है पूरे डीएनए को ताकि वो एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई कर सके उस न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक सीक्वेंस व्हिच रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस, या फिर हम इसको रिकॉग्निशन साइट भी बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट। अब क्या हुआ, जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने स्कैन किया डीएनए को, उसने आइडेंटिफाई कर लिया स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। फिर जब आइडेंटिफाई कर लिया, उसने रिकॉग्नाइज कर लिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को या रिकॉग्निशन सीक्वेंस को, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट या रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस। अब जो रिकॉग्निशन साइट हेल्प द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू आइडेंटिफाई द कट साइट इन द डीएनए। अब हमें पता है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है, तो क्या काम करते हैं, कट करने का काम करेगा। सबसे पहले ये क्या करता है, स्कैन करता है डीएनए को, स्कैन करने के बाद डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करता है। जब वो स्पेसिफिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लेता है उस न्यूक्लियोटाइड में, उसके बाद क्या करता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस को जब आइडेंटिफाई कर लेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, कट कर देगा उस स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को। जैसे हमने अभी इसके पहले एग्जाम्पल पढ़ा था समावन का, समावन में हमने पढ़ा था इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो क्या है, सी 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 जी जी जी। ठीक है, हम इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिख रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अगर हम इसको ऐसे कर दें 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, सी 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 जी जी जी। तो ये समावन का स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है जिसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर उसके बाद इसको क्या कर देते हैं, क्लिप कर देते हैं। जैसे हम इको आर1 का भी ले सकते हैं एग्जाम्पल। इको आर1 का स्पेसिफिक सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो रहता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, वो क्या होता है, GAATTC होता है। अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो क्या होगा, CAATTC। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस को भी क्या कर देगा, कट कर देगा। तो बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यही करते हैं, क्या करते हैं, स्कैन करते हैं डीएनए को फॉर सर्टेन स्पेसिफिक सीक्वेंस के लिए न्यूक्लियोटाइड में। तो जब वो स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो उनको क्या बोलते हैं हम, रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रिकॉग्निशन साइट। जब वो रिकॉग्निशन साइट मिल जाती है, हमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम उसको, फिर उसको हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो ये पूरा हमारा मोड ऑफ एक्शन है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जिसके बारे में हमने पढ़ा अभी, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करता है, फिर उस पर कट लगा देता है। अब जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो 2 तरीके कट लगा सकता है, 2 टाइप्स ऑफ कट लगाता है। ये कौन कौन से कट लगाता है, एक तो लगाता है ये ब्लंट एंड कट लगाता है, दूसरा लगाता है ये स्टिकी एंड। अब ब्लंट एंड क्या होते हैं, स्टिकी एंड क्या होते हैं, तो जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब कट करते हैं, रिकॉग्नाइज करेंगे स्पेसिफिक साइट को, तो उसके बाद वो कट कर देते हैं। कट तो कर दिया, अब 2 तरीके से कट करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कट करते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस को, वो 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला करते हैं ब्लंट एंड, दूसरा करते हैं स्टिकी एंड। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था अभी समावन, SMA1। समावन का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस था वो क्या था, C C C G G G। ओके, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं तो ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद C C C G G G। तो ये हमारा समावन का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। तो ये समावन रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो है हमारा, इसको ये कट करता है डायरेक्टली, बीच से कट कर देता है ये। तो ये हमारा क्या होता है, ब्लंट एंड। जो डायरेक्टली बीच से जो कट करेगा वो है हमारा ब्लंट एंड।
अब स्टिकी एंड क्या होते हैं? स्टिकी एंड में हम एग्जांपल लेते हैं इको R1 का। वी नो कि इको R1 का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो क्या है? GAATTC। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, इस साइड से GAATTC। ठीक है, ये जो है वो कट लगाता है, एक तो हमारा यहाँ से कट लगाता है और एक हमारा यहाँ से कट लगाता है। ठीक है, जब ये कट लगाएगा तो ये जिगजैग बना देता है। कैसे जिगजैग बना देता है? अब ये जी हमारा इस साइड आ जाएगा, ये कट लगाएगा तो ये वाला सीक्वेंस हमारा पूरा AATTC वाला सीक्वेंस यहाँ मूव कर जाएगा। दूसरा इसने कट लगाया यहाँ पे, तो ये सीक्वेंस क्या होगा? CTTAA, ये पूरा कर जाएगा मूव यहाँ पे। तो ये क्या कर रहा है? जिगजैग कट लगा रहा है। तो ये ऐसे कट जो रहते हैं हमारे, ये ऐसे कट जो रहते हैं हमारे वो बहुत सही रहते हैं वाले पर। तो इकोराई जो है वो हमारा स्टिकी एंड कट करता है और हमारा जो समावन है वो ब्लंट एंड कट करता है। तो ये क्या करेगा? अब ये जो है ये अब इसके साथ पेयरिंग हो जाएगी। तो ये कैसे पेयर करेगा? अब G, अब यहाँ पे CTTAA, यहाँ पे G। तो ये क्या करेगा? ये जो है इसके साथ जाके पेयर कर लेगा इस तरीके से। ये तो ये क्या करेगा? पूरे सीक्वेंस को फिर जोड़ देगा, स्टिकी कर देगा। ये किस करेगा? बाय द लाइगेज एंजाइम के द्वारा। तो ये हमारे क्या होते हैं? स्टिकी एंड्स होते हैं। तो स्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दो तरीके से कट करता है, पहला ब्लंट एंड, दूसरा स्टिकी एंड। ब्लंट एंड को पूरा पीस से कट कर देगा। तो उसके हमें एग्जाम्पल पढ़ने पड़ेंगे। ब्लंट एंड वाले एग्जाम्पल अलग होते हैं, स्टिकी एंड वाले एग्जाम्पल अलग होते हैं। तो ब्लंट एंड को वो सीधा बीच से कट कर देगा, लेकिन वो स्टिकी एंड में वो जिगजैग लेके आता है। तो स्टिकी एंड में हमने एग्जाम्पल पढ़ा इको R1 का। हम इसके और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपके एनसीईआरटी में शायद भूल नहीं हो, एक और दिया होगा शायद। ठीक है, तो ये हमारे हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे कट करता है। जैसे ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूलर सीजर। अब यहाँ से ही आपको पकड़ सकते हैं कि मॉलिक्यूलर सीजर हम किसको बोल रहे थे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर मॉलिक्यूलर सीजर व्हिच कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। उनको हम क्या बोलते हैं? पहला है डीएनए पॉलीमरेज। नो, हमें पता है डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन में काम करता है। फिर डीएनए लाइगेज, अब हमें पता है डीएनए लाइगेज क्या करता है? ज्वाइनिंग का काम कराता है। आरएनए पॉलीमरेज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज अवर राइट ऑप्शन। अब ये हमारे कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, जैसे हमने बात की थी इसके पहले भी, इको R1, HIND2, XMA1, WAMH1, TAG1, ये कुछ हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। ठीक है, इको R1 का हमारा इको R1 का सीक्वेंस आप याद ही रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है इको R1 का सीक्वेंस GAATTC। और हम इसको 5' to 3' पढ़ रहे हैं, 5' to 3', तो क्या सीक्वेंस है? GAATTC। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे पढ़ रहे हैं 5' to 3', तो सीक्वेंस क्या होगा इसका? GAATTC। तो ये हमारे क्या है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस ही तो हैं। ठीक है, इको R1 का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे हमने बात की थी इसके पहले SMA1 समावन का क्या होता है? कौन सा सीक्वेंस होता है? CCCGGG, CCCGGG। तो ये हमारा समावन का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। HIND2 की बात करते हैं, तो HIND2 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है? AAGCTT। ठीक है, तो इसको अगर इस करेक्शन रीड करेंगे तो AAGCTT। XMA1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस याद रखना, वही है CCCGGG, CCCGGG। WAMH1 का याद रख सकते हो, ये पूछा जा सकता है WAMH1 का भी। WAMH1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है? GGATCC। सिमिलर है इको R1 से, इको R1 से कैसे? इसमें है GAATTC, इसमें क्या है? GGATCC। ओके, CCTAGG। टैग 1 का TCGA, TCGA। तो आप
ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इको R1 का, SMA1 का और वार्म H1 का तो आप याद रख ही सकते हो। तो ये तीन तो आप इम्पॉर्टेंट है याद रखना। तो ये सारे हमारे क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। अब हम इसमें हमने पढ़ा था कि कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ब्लंट एंड कट करते हैं, कुछ स्टिकी एंड कट करते हैं। अब टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हम बात करते हैं वेक्टर। हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पढ़ लिए, डीएनए लाइगेज पढ़ लिए, अब हम बात करते हैं वेक्टर। वेक्टर हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वेक्टर क्या हो, हमारे व्हीकल है, ठीक है। वेक्टर हमारा क्या है, एक व्हीकल है। वेक्टर एक्ट एज अ कैरियर और व्हीकल फॉर डीएनए फ्रेगमेंट्स विच ट्रांसफरिंग इट टू द होस्ट। तो हमने बोला था किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर ट्रांसफर होना है होस्ट में तो वह डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होता है, उसे किसी वेक्टर या व्हीकल की आवश्यकता होगी, इसी माध्यम में जरिया चाहिए पड़ेगा, उसके थ्रू वो ट्रांसफर होगा होस्ट में। तो वही लिखा हुआ है पहला स्टेटमेंट कि वेक्टर यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ व्हीकल की तरह, एज अ कैरियर की तरह, किसके लिए, फॉर द डीएनए के लिए, डीएनए फ्रेगमेंट। सो द सेगमेंट ऑफ द डीएनए इज जीन व्हाइल ट्रांसफरिंग इट टू द होस्ट, जब उसको होस्ट में ट्रांसफर होना है। दूसरा पॉइंट है प्लाज्मिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। प्लाज्मिड इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड वेक्टर। सबसे जो मोस्ट कॉमन यूज्ड वेक्टर जो यूज किया गया है वो कौन सा है, हमारा प्लाज्मिड। हम पहले भी बात कर चुके हैं प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड क्या होता है, हमारा ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए फाउंड कहाँ होता है, ओनली इन बैक्टीरिया। तो प्लाज्मिड क्या है, ऑटोनॉमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्रोमोसोमल सर्कुलर, कहाँ फाउंड होगा, सिर्फ ओनली बैक्टीरिया में ही फाउंड होते हैं हमारे प्लाज्मिड। तो हमें क्या याद रखना है, वेक्टर एक टूल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, वो एक्ट करता है एज अ व्हीकल की तरह फॉर ट्रांसफरिंग इट इनटू द होस्ट। प्लाज्मिड जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर है, प्लाज्मिड जो हमारा है मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर है, ठीक है। फिर प्लाज्मिड क्या होते हैं हमारे, प्लाज्मिड ऑटोनॉमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जो खुद रेप्लिकेट, जिनके पास कैपेबिलिटी है कि वो खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग। ऑटो मतलब सेल्फ, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए जो कहाँ फाउंड होते हैं, ओनली इन बैक्टीरिया। ये भी याद रखना कि प्लाज्मिड जो है वो सिर्फ बैक्टीरिया में ही फाउंड होते हैं। जैसे हमने बनाया था यहाँ पे बैक्टीरिया का खुद का वो जेनेटिक मटेरियल था और ये उसका क्या था, प्लाज्मिड। ये क्या है इसका, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड जो है वो सिर्फ हमारा कहाँ फाउंड होगा, ओनली इन बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं कि गुड वेक्टर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो एक गुड वेक्टर कब बोलेंगे हम, जो गुड वेक्टर के पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या है, एक गुड वेक्टर कब होगा, हम एज अ वेक्टर की तरह इसको जब होस्ट में ट्रांसफर करने के लिए कब यूज करेंगे। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ वेक्टर, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट शुड हैव एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इट शुड हैव कैपेबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। जैसे कि प्लाज्मिड है ना, प्लाज्मिड के पास कैपेबिलिटी है कि वो खुद रेप्लिकेट हो सकता है। दूसरा क्या है, इट शुड have selectable marker। इसके पास तो सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डिस्कस करते हैं कि सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं। तो इट शुड हैव सिलेक्टेबल मार्कर। तीसरा पॉइंट क्या है, इट शुड हैव क्लोनिंग साइट्स। इसके पास क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। इट शुड हैव क्लोनिंग साइट, इसके पास क्या होना चाहिए, क्लोनिंग साइट। अब क्लोनिंग साइट क्या होती है उसको भी डिस्कस करेंगे। चौथा पॉइंट क्या है, इसके पास ORI होना चाहिए। ORI मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक वेक्टर की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तब उसको एज अ गुड वेक्टर माना जाएगा। तो पहली ये तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि सबसे पहले वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए सेल्फ एप्लीकेशन की, जैसे हमने पढ़ा था कि प्लाज्मिड इज यूज्ड एज अ गुड वेक्टर, ठीक है। इट शुड हैव सिलेक्टेबल मार्कर्स, के पास कुछ सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं। इट शुड हैव क्लोनिंग साइट्स एंड इट हैव ORI, ठीक है, ऑडिशन ऑफ रेप्लिकेशन। तो एक गुड वेक्टर के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहिए हैं, इट शुड हैव selectable marker, it should have cloning sites and it have ORI मतलब origin of replication and it should have capability to self replicate। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है एक गुड वेक्टर में होना चाहिए। हम बात कर रहे थे PBR 322। PBR 322 एक हमारा वेक्टर है। हमने पढ़ा कि वेक्टर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो एक वेक्टर में origin of replication होना चाहिए, selectable marker एंड यूनिक रिकॉग्निशन साइट। ये तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुड वेक्टर के कि उनमें ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तब वो एक गुड वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो हम वेक्टर की किसके बारे में बात कर रहे हैं, PBR 322। PBR 322 हमारे एक गुड वेक्टर है, ठीक है। PBR 322 में कितने बेस पेयर हैं, 4361 बेस पेयर्स हैं PBR 322 में, ठीक है। इसमें ORI ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। तो हमारा जो PBR 322 है उसमें भी हमारा क्या है, ORI ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फिर दूसरी चीज क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर हमारे पास दो हैं, टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट। तो ये हमारे क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर है। तीसरी चीज यूनिक रिकॉग्निशन साइट। तो ये हमारी सारी क्या है, यूनिक रिकॉग्निशन साइट है, ठीक है। तो हमने देखा कि दो सिलेक्टेबल मार्कर है हमारे पास, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। जो हमारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है उसके पास हमारी तीन उसकी साइड पे देखो, ये देखो ना, ये हमारा पूरा क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ये हमारी पूरी क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है। ये हमारी पूरी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है। तो जो हमारा पूरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है उसमें हमारी कितनी रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट है, ये देखो पूरे टेट्रासाइक्लिन में हमारी तीन रिकॉग्निशन साइट है, EcoR1, WAMH1 एंड SAL1, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा सिलेक्टेबल मार्कर है टेट्रासाइक्लिन उसके तीन रिकॉग्निशन साइट है, EcoR1, WAMH1 एंड SAL1। EcoR1, WAMH1 एंड SAL। दूसरा हमारा जो सिलेक्टेबल मार्कर है वो कौन सा है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस। ये पूरा क्या है हमारा, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस। तो हम देख सकते हैं जो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस है हमारा उसके साइड देखो, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस में दो है हमारी, PIST1 और PIVU1, PST PIST1, PVU1 PIVU1। तो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस में हमारी दो रिकॉग्निशन साइट है, PIST1 और PIVU1, ठीक है। और जो हमारी साइट ना एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस पे है ना ही हमारी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पे है, वो आउटसाइड है। तो वो कौन सी है, CAL1, HIND3 और PUV2, ठीक है। हम देख सकते हैं PUV1 जो है हमारी एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस पे है, लेकिन जो PUV2 है वो कहाँ है, रोप पर है, ठीक, रोप पे है, जो किसमें हेल्प करता है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है ये। तो ये पूरा हमारा डायग्राम है प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड हमने कैसे डिफाइन किया था, क्या होता है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड आर ऑटोनॉमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। ओके, फाउंड कहाँ हो रहा है प्लाज्मिड, फाउंड ओनली इन बैक्टीरिया। तो हमने क्या क्या पढ़ा प्लाज्मिड में, प्लाज्मिड में हमने सबसे पहले बोला कि प्लाज्मिड क्या एक वेक्टर है हमारा, एक गुड वेक्टर है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर जो है हमारा वो क्या है, हमारा PBR 322। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था किसका, वेक्टर का। तो वेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके पास ORI होना चाहिए, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए और एक यूनिक रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, तब वो हमारे गुड वेक्टर होगा। तो हमारा जो गुड वेक्टर, अब वेक्टर हमने बोला कि कॉमनली यूज्ड वेक्टर कौन सा है हमारा,
PBR3 और भी वेक्टर है PUC8, PUC9, PUC19, बहुत सारे और भी वेक्टर्स हैं हमारे, लेकिन हमारा जो PBR322 है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर है। तो PBR322 में हमारी एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये हमारी ORI साइट है पूरी, ये हमारी कौन सी साइट है हमारी, ये हमारी पूरी ORI साइट है, यहाँ से हमारा रेप्लिकेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो ये हमारी क्या है, ORI, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दो हमारे पास सिलेक्टेबल मार्कर हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस, ठीक है, और यूनिक रिकॉग्निशन साइट है। टोटल 8 रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट है हमारे पूरे PBR322 में। जो हमारी रिकॉग्निशन साइट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पे प्रेजेंट है, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पे कौन कौन सी रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट है, कौन सी प्रेजेंट है, EcoR1, BAM-H1 एंड SAL1। और जो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है उस पर कौन सी रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट है, PST PIST1 और POV PIVO1, ठीक है। और कुछ रिकॉग्निशन साइट ऐसी है जो ना कि एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस पे प्रेजेंट है और ना ही टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पे जीन पे प्रेजेंट है। जो आउटसाइड प्रेजेंट है वहां से वो CAL1, HIND3 और POV2। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि जो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस में POV1 प्रेजेंट है लेकिन जो रोप है उस पर POV2 प्रेजेंट है। तो ये हमारा पूरा डायग्राम है PBR322 का, जो कॉमनली यूज्ड वेक्टर है। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर कौन सा है, PBR322। कितने बेस पेयर हैं इसके, 4, 3, 6, 1 बेस पेयर। क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू द PBR322। ये अभी हमने डिस्कस किया PBR322 का पूरा डायग्राम, उसके बेसिस पे ये पूरा डायग्राम और क्वेश्चन है ये हमारा। हमें पूरा PBR322 का डायग्राम पता है कि एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे हमारी BAM-H1, SAL1 और इको कौन सी है, EcoR1, ठीक है। 3 रिस्ट्रिक्शन साइट है और एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस पे PUV1 और PST1 है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ORI है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे कि HIND3 EcoR1 आर सिलेक्टेबल मार्कर। अब हमने बताया था कि जो OR 3 एसेंशियल चीजें होनी चाहिए हमारे एक वेक्टर में, ORI, सिलेक्टेबल मार्कर और रिकॉग्निशन साइट, ये 3 चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या बोल रहा है पहला स्टेटमेंट कि HIND3 एंड EcoR1 आर सिलेक्टेबल मार्कर। नहीं, क्योंकि हमने बोला है कि जो HIND3 है, EcoR1 है, ये तो हमारी रिकॉग्निशन साइट है, क्योंकि हमारे EcoR1 साइट कहाँ प्रेजेंट है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे प्रेजेंट है। और जो HIND3 है वो हमारी ना ही टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे प्रेजेंट है और ना ही हमारी एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन पे प्रेजेंट है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि हमारी HIND3 एंड EcoR1 आर द रिकॉग्निशन साइट बट नॉट द सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर कौन से हमारे, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। दूसरा स्टेटमेंट, एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। हाँ, ये थोड़ा बहुत स्टेटमेंट सही लग रहा है तो इसको हम होल्ड पे रखते हैं अभी। तीसरा स्टेटमेंट क्या दिया है, ORI। ORI मीन ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, नो, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमें पता है ये किस में हेल्प करेगा, हमारे रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम थोड़ी है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, रोप। ये रोप रिड्यूस द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसा कुछ हमने पढ़ा क्या कि जो रोप है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को रिड्यूस करता है, इसको नहीं, हमने ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट दैट एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन कैसी हमारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है जो कि सिलेक्टेबल मार्कर है। ओके, तो ये पूरा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत इजी था। हमें पता था कि एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन हमारी सिलेक्टेबल मार्कर है। EcoR1, BAM-H1, SAL1, PIVO2, PIVO1, PST1, CAL1, HIND3 ये हमारे क्या है, रिकॉग्निशन साइट है और ORI हमारा ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। तो हम यहाँ से अब और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब यहाँ से वो पूछ सकता है कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे कौन कौन सी रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट है,
कौन सी प्रेजेंट है, इको R1, वाम H1 साल1। तो अब ये भी पूछ सकते कितनी है, 3 प्रेजेंट है। ये भी पूछ सकता है कि एम्फीसेन रेजिस्टेंस पे कौन सी रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट है, PUV1 और PIST1। ठीक है, ये हमारी रिकॉग्निशन साइट एम्फीसेन रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एक गुड फैक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एक गुड फैक्टर में क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर एंड रिकॉग्निशन साइट। तो ये घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कैसा भी क्वेश्चन आता है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हमने सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या होता है ये समझा, किसने डिस्कवर किया था ये समझा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में समझा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने कैसे बनाया हमने ये समझा, और उसकी क्या क्या टूल्स हैं, कौन कौन सी टूल्स हमने यूज किए हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, लाइक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेस, वेक्टर, होस्ट, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने समझी हैं। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा और सारी जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको नोट कर लीजिए।